आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य चर्चा पहले वाले वीडियो में की जा चुकी है कि इसका विस्तार 3 देशों में है, जबकि सर्वाधिक स्थल भारत में है। सर्वाधिक स्थल भारत में, और इसका मुख्य इलाका पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, मुंडी गाक और सुरतगोई। इसका उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर, दक्षिणी भाग महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में ये सुतका गंडेर तक विस्तृत है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का कालक्रम। सिंधु सभ्यता का कालक्रम। सिंधु सभ्यता के कालक्रम की यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो समय है, काल निर्धारण है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या है। आइए देखिए। तो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया गया, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय निर्धारित किया गया, अलग अलग कालक्रम दिया गया है। जैसे फादर एच हेरास, विद्वान का नाम है फादर एच हेरास। इन्होंने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारित किया गया। इनके द्वारा सिंधु सभ्यता का काल 6000 BC ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। सर जॉन मार्शल 3250 से 2750, MS वत्स माधव स्वरूप वत्स, MS वत्स माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका समय निर्धारित किया गया 3500 से 2700 BC। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका काल निर्धारित किया गया 2800 से 2500। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500। C14 पद्धति, आपको एक तो ये याद रखना है, कार्बन 14 पद्धति वैज्ञानिक पद्धति, इसके अनुसार इसका समय निर्धारित किया गया है 2350 से 1750 BC। DP अग्रवाल 2300 से 1750, ये लगभग एक जैसा है। फेयर सर्विस 2000 से 1500 BC। NCERT, एक आपको ये नोट करना है, याद करना है, NCERT के अनुसार इसका कालक्रम है 2500 से 1800 BC, 2500 से 1800 BC। और सारगोन अभिलेख जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार सिंधु सभ्यता का काल निर्धारित किया गया 3250 से 2750। तो दोस्तों, एक बार इनको आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। आपको ये दोनों याद रखने हैं, C14 पद्धति और NCERT के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। आप 2 बार 4 बार इन्हें रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। इनमें से जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये एक टेबल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की एक टेबल बनाई गई है, और आपको ये याद रखना है कौन कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। देखिए, प्रमुख स्थलों की बात कर रहे हैं अपन, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल स्थित हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अली मुराद। सिंध प्रांत पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वहाँ कौन कौन से स्थल स्थित हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, आमरी और अली मुराद। इसके पश्चात है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं? सुतका गैंडोर, सोतका कोह, मेहरगढ़, बालाकोट, डाबरकोट और कुल्ली। दोबारा देखिए, बलूचिस्तान प्रांत में कौन कौन से स्थल? सुतका गैंडोर, सोतका कोह, मेहरगढ़, बालाकोट, डाबरकोट और कुल्ली। इसके पश्चात पंजाब प्रांत में हड़प्पा, ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान की बात करें अपन, हड़प्पा, रहमान ढेरी, जलीलपुर, इस्माइल खान। हड़प्पा, रहमान ढेरी, जलीलपुर और इस्माइल खान। अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, मुंडी गाक और सुरतगोई। मुंडी गाक और सुरतगोई। इसके पश्चात कच्छ की खाड़ी गुजरात, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर। कच्छ की खाड़ी में धोलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। खंबात की खाड़ी में
लोथल, रंगपुर, कुंतासी, शिकारपुर, भगतराव और रोजदी। दोस्तों आपको ये याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे 3 नाम ये दे दिए जाएं, चौथा नाम यहाँ से उठा के रख दिया जाए और पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी से संबंधित नहीं है, तो कच्छ की खाड़ी में धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, खंबात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, कुंतासी, शिकारपुर, भगतराव और रोजदी। इसके पश्चात पंजाब, भारत, पंजाब रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा। रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव। इसके पश्चात हरियाणा में बनावली, मीताथल, कुणाल, राखीगढ़ी। हरियाणा में इसके कौन कौन से स्थल हैं? बनावली, मीताथल, कुणाल और राखीगढ़ी। जम्मू कश्मीर में मांडा, महाराष्ट्र में दैमाबाद और राजस्थान में कालीबंगा। तो दोस्तों आप 2-4 बार इनको रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों का विस्तृत वर्णन करेंगे, डिटेल से वर्णन करेंगे कि कौन से स्थल पर कौन सी वस्तु या कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। डिटेल से अध्ययन करेंगे कौन से स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसमें पहला स्थल है आपका हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला स्थल है हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। और हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान का नाम चार्ल्स मैनसन। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसमें उत्खनन MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था। तो आइए दोस्तों देखिए हड़प्पा। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले चार्ल्स मैनसन। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सिंधु सभ्यता के बारे में भी सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान का नाम क्या था? चार्ल्स मैनसन। इसी प्रकार इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसके पश्चात यह है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान के या पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में स्थित है। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नामक स्थान पर स्थित है। और ये जो मोंटगोमरी है इसका वर्तमान नाम है साहिवाल। मोंटगोमरी का वर्तमान नाम है साहिवाल और इस मोंटगोमरी को सिंधु सभ्यता का
तोरण द्वार कहा जाता है। मोंटगोमरी को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। तो हड़प्पा सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान का नाम चार्ल्स मैनसन। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में, जिसका वर्तमान नाम साहिवाल है। और इस मोंटगोमरी को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। इसके पश्चात उत्खननकर्ता मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन करने वाले मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। इसी प्रकार यह सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी था। हड़प्पा नामक स्थल को सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा नामक स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। लेकिन एक विद्वान है दोस्तों, एक विद्वान है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया था। तो इसमें हम ये भी नोट करेंगे, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताने वाले विद्वान का नाम है स्टुअर्ट पिगट। इसी प्रकार दोस्तों हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों एक दूसरे से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। तो इन दोनों की दूरी 480 किलोमीटर थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की आपस में दूरी 480 किलोमीटर। तो एक बार दोबारा देखिए, हड़प्पा स्थल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नामक स्थान पर स्थित है, जिसका वर्तमान नाम साहिवाल है, और इसे सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन के द्वारा जानकारी दी गई। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उत्खननकर्ता मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। और सिंधु सभ्यता के जो स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों के बीच जो दूरी थी वो दूरी थी 480 किलोमीटर। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में हरि यूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। हरि यूपिया एक शब्द है, हरि यूपिया, इसका समीकरण हड़प्पा से किया गया है। ऋग्वेद में हरि यूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। हरि यूपिया शब्द का जो समीकरण है वो हड़प्पा से किया गया है। इसके पश्चात यहाँ से
2 टीले प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल की खुदाई से 2 टीले प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 पूर्वी टीला को नगर टीला कहा गया, और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया। यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं। पूर्वी जो टीला है इसे नगर टीला कहा गया, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया। और नोट मार्टिमर व्हीलर ने दुर्ग टीला को माउंट ए बी की संज्ञा दी, माउंट ए बी की संज्ञा दी। तो दोस्तों ये जो टीलों की बात है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है उसे हम अलग से पढ़ेंगे, उसका अलग से वर्णन करेंगे। यहाँ केवल सामान्य चर्चा की जा रही है कि यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टीला को नगर टीला। ये सामान्य स्थिति है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी। और नगर नियोजन में बात करेंगे, पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता है, सामान्य जन निवास करते थे। पश्चिमी टीला दुर्ग टीला ये अपेक्षाकृत ऊंचा होता था, यहाँ राजा और राजा के अधिकारी या उनसे संबंधित व्यक्ति निवास करते थे। तो मार्टिमर व्हीलर ने दुर्ग टीला को माउंट ए बी की संज्ञा दी। इसके पश्चात हड़प्पा स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, यहाँ से प्राप्त अवशेष, यहाँ से प्राप्त अवशेष। नंबर 1 श्रमिक आवास, यहाँ से श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 चबूतरे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 नंबर 3 सौंदर्य पेटिका प्राप्त हुई है। नंबर 4 कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण। नंबर 5 12 अन्नागार, और ये 6-6 की पंक्तियों में बने हुए हैं। यहाँ से कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं और ये 6-6 की पंक्तियों में बने हुए हैं। इसके पास नंबर 6 सर्प को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण। सर्प को अपने पंजों में दबाए हुए गरुड़ का चित्रण। नंबर 7 सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे, गेहूं और जौ के अवशेष, गेहूं और जौ के अवशेष। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, अर्थात स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। नंबर 10
पत्थर की नर्तकी की मूर्ति। नंबर 11, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इसे उर्वरता की देवी माना गया, उर्वरता की देवी। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, आपको याद करने हैं कि हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्या क्या सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। एक बार पुनः देखिए, ऋग्वेद में हरि यूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दुर्ग टीला को माउंट एबी की संज्ञा दी गई। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है देखिए, श्रमिक आवास, चबूतरे के प्रमाण, सौंदर्य पेटिका, कांसे का दर्पण, 12 अन्नागार 6-6 की पंक्तियों में बने हुए हैं, सर्प को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, गेहूं और जौ के अवशेष, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, पत्थर की नर्तकी की मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। इसी प्रकार एक और नोट कर लेना आप यहाँ, नंबर 12, लकड़ी के ताबूत में विदेशी का शव, लकड़ी के ताबूत में विदेशी का शव प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये यहाँ से कुछ वस्तुएं या अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको याद करना है, नोट करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल पढ़ेंगे जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे लरकाना में स्थित है। लरकाना में स्थित है। जिस प्रकार हड़प्पा नामक स्थल मोंटगोमरी नामक स्थान पर स्थित है, जिसे वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है, इसी प्रकार ये लरकाना में स्थित है और सिंधु नदी के दाहिने किनारे स्थित है। इसके पश्चात इसकी खोज 1922 में
राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई और यह सिंधु सभ्यता की सेकंड राजधानी था। सिंधु सभ्यता की सेकंड राजधानी। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ से प्राप्त अवशेष। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। के.यू.आर. केनेडी नामक विद्वान थे, उन्होंने यहाँ से प्राप्त जो कंकाल हैं, कंकालों से मलेरिया के प्रमाण प्राप्त किए हैं। यहाँ के जो कंकाल हैं उन कंकालों से मलेरिया की जानकारी प्राप्त की है। तो एक तो ये याद रखना है, यहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, यहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। एक विद्वान है, विद्वान का नाम है के.यू.आर. केनेडी। के.यू.आर. केनेडी ने यहाँ से प्राप्त कंकालों से मलेरिया रोग की जानकारी प्राप्त की। इसीलिए दोस्तों केनेडी के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया रोग था। केनेडी के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया रोग था। एक बार पुनः देखिए, इसके बाद यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, अर्थात सिंधु नदी के दाहिने किनारे लरकाना में स्थित है। 1922 में खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। ये सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी, जबकि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ बताया। यहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले और के.यू.आर. केनेडी ने यहाँ से जो प्राप्त कंकाल हैं उनसे मलेरिया के रोग की जानकारी प्राप्त की है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं वो देखिए। प्राप्त अवशेष नंबर 1, महाविद्यालय भवन के प्रमाण मिले हैं। नंबर 2, हाथी का कपालखंड। नंबर 3, खंडित अवस्था में स्त्री पुरुष की आकृतियां, खंडित अवस्था में स्त्री पुरुष की आकृतियां। नंबर 4, सूती वस्त्र के प्रमाण। नंबर 5, पुजारी की मूर्ति। नंबर 6, सीप से बना हुआ पैमाना। नंबर 7, राजमार्ग के प्रमाण। नंबर 7,
नंबर 8, भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया। नंबर 9, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। दोस्तों इसमें आपको 2 ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, सूती वस्त्र और एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो यहाँ से महाविद्यालय भवन, हाथी का कपाल खंड, यद्यपि यहाँ की प्रसिद्ध संरचना है विशाल स्नानागार, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। खंडित अवस्था में स्त्री पुरुष की आकृतियाँ, सूती वस्त्र के प्रमाण, पुजारी की मूर्ति, सीप से बना हुआ पैमाना, राजमार्ग के प्रमाण, भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ से और क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ है। सेल खड़ी का बाट, एक श्रृंगी, पशु की मोहर। दोस्तों आपको एक लाइन याद रखनी है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें, सर्वाधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार यहाँ से कुम्हार के 6 भट्टे प्राप्त हुए हैं। कुम्हार के 6 भट्टे प्राप्त हुए हैं और यहाँ की सबसे विशाल संरचना विशाल स्नानागार। यहाँ की सबसे विशाल संरचना, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल संरचना जिसका नाम है विशाल स्नानागार। और ये जो विशाल स्नानागार है यह है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध इमारत थी। सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग किया जाता था और जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। ये मोहनजोदड़ो की एक प्रसिद्ध इमारत थी, सार्वजनिक इमारत थी और जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। ये 39 फीट लंबी, 23 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी थी। दोस्तों ये जो इमारत है 39 फीट लंबी, 23 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी थी। इसी प्रकार इसमें नीचे उतरने के लिए उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई।
नीचे उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनाएगी। तो एक बार पुनः देखिए, सेल खड़ी का बाट प्राप्त हुआ है, एक श्रृंगी पशु की मोहर, सर्वाधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं, जबकि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं और सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से। कुम्हार के 6 भट्टे प्राप्त हुए हैं और विशाल स्नानागार यहाँ की एक प्रसिद्ध इमारत है जो सार्वजनिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता था, सार्वजनिक स्नान के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया और 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरी थी और इसमें नीचे उतरने के लिए उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनाएगी। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये याद रखना है आपको। जॉन मार्शल ने इसे पाशुपति शिव का नाम दिया। जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को पाशुपति शिव का नाम दिया। ये मोहर से प्राप्त हुई है। ये मूर्ति किस पे बनी हुई है? मोहर पर बनी हुई है और ये ध्यान मुद्रा में पद्मासन ध्यान अवस्था में है और इसके 3 मुख हैं। इस मूर्ति के कितने मुख हैं? 3 मुख हैं। इसी प्रकार इसके सिर पर, मूर्ति के सिर पर 7 अक्षरों का एक लेख है। मूर्ति के सिर पर 7 अक्षरों वाला एक लेख है और इस मूर्ति के नीचे गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ इसके चित्र बने हुए हैं। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ अवशेष हैं। देखिए आप राजस्थान पुलिस पटवार जीडी वगैरह की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वीडियो को देख के सोचेंगे कि इतना गहरा मैटर हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण लगे उन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें एग्ज़ाम में आ चुकी हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ही चीज़ें रिवाइज हों, इसके अलावा भी एग्ज़ाम में कुछ नया पूछा जा सकता है। इसीलिए आप कंप्लीट वीडियो देखें। थोड़ा सा मैटर मुझे लगता है कि इस लेवल के अनुसार ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, इन चीज़ों को बार बार दोहराएं, रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।